इंडियन मार्केट में एसयूवीज का दबदबा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन साल 2008 से लेकर अभी तक किसी एक ऐसी सेडान ने उस एसयूवीज के दबदबे में सेंध मारी हुई है तो वो कोई और नहीं, वो है मारुति की डिज़ायर। अब ये 4th जनरेशन अवतार में आ चुकी है और इस गाड़ी का काफ़ी टाइम से रिव्यू हमारे पास पेंडिंग था, तो सोचा क्यों ना इस गाड़ी को हम अच्छे से चलाएं। लगभग 500-600 किलोमीटर हम इस गाड़ी को चला चुके हैं और जिस हिसाब से कंपनी ने इस गाड़ी के एक्सटीरियर में बदलाव किए हैं, इंटीरियर में बदलाव किए, नया इंजन दिया है और साथ ही साथ नए सस्पेंशन सेटअप्स दिए हैं, उस हिसाब से ये गाड़ी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त हुई है या फिर इसमें कुछ कमियां अभी भी महसूस होती हैं। आज इन्हीं सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और आपको एक डिटेल्ड रिव्यू इस गाड़ी का देंगे और समझाएंगे कि आपको नई मारुति डिज़ायर खरीदनी चाहिए या नहीं। लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में मैं आपको पहले समझाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी के डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। डायमेंशन में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, ऑलमोस्ट 5 mm। और इस गाड़ी की जो विड्थ है और साथ ही साथ व्हील बेस है वो आपको जो मौजूदा स्विफ्ट है उसके जैसा ही देखने को मिलता है। अब 4th जनरेशन भले ही ये हो गई है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म देखेंगे, सेम वही प्लेटफॉर्म है जो कि पहले कंपनी यूज़ कर रही थी, हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म। हालांकि ये जो प्लेटफॉर्म है पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो गया है। बाकी इस गाड़ी का जो बॉडी शेल वगैरह है वो भी पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हो गया है। अब अगर आप लुक्स एंड डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्रिल है नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पियानो ब्लैक फिनिश का आप इस्तेमाल देख सकते हैं। हेडलाइट LED मिल जाती है, DRLs पे LED मिल जाते हैं और साथ ही साथ फॉगलाइट भी अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो वो भी आपको LED मिल जाती है। लेकिन जो इंडिकेटर है वहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी का जो फ्रंट प्रोफाइल है वो काफ़ी सेडान वाला नज़र आता है एंड दूर से अगर आप देखेंगे इस गाड़ी का प्रोफाइल फ्रंट से तो ये आपको ऑडी A4 की याद दिलाती हुई नज़र आती है। साइड से अगर आप देखेंगे तो ओवरवीएम्स पे आपको बदलाव देखने को मिल जाएगा। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज हो चुका है और ये डिसेंट डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा ख़राब आप नहीं कहेंगे इसे। इसके अलावा रियर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो टेल लाइट है उसका डिज़ाइन नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। छोटा सा एक स्पॉइलर भी कंपनी ऑफर कर रही है और क्रोम फिनिशिंग का भी इस्तेमाल किया है ताकि ये गाड़ी प्रीमियम नज़र आए। नई मारुति डिज़ायर के अगर आप इंटीरियर में आएंगे तो डिज़ायर पूरी तरह बदल गई है और आपकी डिज़ायर पर भी खरी उतर रही है। डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आएगा एंड ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो मटेरियल्स कंपनी ने यूज़ किए हैं वो भी अच्छी खासी क्वालिटी के नज़र आ रहे हैं। 9 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और इसमें जिस हिसाब से 360 डिग्री कैमरा का जो व्यू आता है 3D में वो बहुत ही ज़बरदस्त है एंड ऑब्वियस सी बात है वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो के साथ ये आता है। अब यहाँ पर ये टच वगैरह, ये जो बटन्स वगैरह ये तो दिए हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि तेज़ धूप में थोड़ा सा हैंग होता हुआ नज़र आता है। बाकी 360 डिग्री पार्किंग व्यू जो कैमरा है उसकी क्लैरिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस तरीके से आपने मारुति की दूसरी गाड़ियों में देखा है, ब्रेजा वगैरह में, ग्रैंड विटारा में, वैसे ही सेम आपको इसमें भी देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको 2 एनालॉग मीटर्स मिल जाते हैं, बीच में एक MID मिल जाती है और उसमें आपको तमाम जानकारियाँ कंपनी ऑफर कर रही है। इसके अलावा एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, अगर आपने इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर तो आप मैप देख ही सकते हैं। इन केस अगर आपने यहाँ पर मैप नहीं चलाया हुआ है तो मैप का जो 10x10 नेविगेशन है वो आपको यहाँ पर इस MID में देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मारुति की आपको लेटेस्ट कार्स में स्टीयरिंग व्हील और उनके माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही सेम आपको भी देखने को मिल जाते हैं। ईजी टू यूज़ हैं और हर चीज़ आपके रीच में है। क्लाइमेट कंट्रोल्स आपको इधर की तरफ मिल जाते हैं। AC वेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं। क्रोम का छोटा छोटा इस्तेमाल किया है ताकि ये थोड़े से प्रीमियम नज़र आए। बाकी नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ये जो सेंटर कंसोल है ये काफ़ी स्पेशियस है एंड प्रैक्टिकल भी है। यहाँ एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं एंड ऑब्वियस सी बात है आपको एक टाइप A USB पोर्ट और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी कंपनी ऑफर कर रही है। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर डिसेंट स्पेस मिल जाता है एंड ये जो सीट्स हैं इनका साइज़ तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इनमें जो कुशनिंग है वो थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। लंबी दूरी की अगर आप यात्रा कर रहे हैं, खासकर ड्राइव कर रहे हैं, तो ये जो सीटें हैं वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल आपको नज़र आती हैं। आपकी बॉडी में हल्का फुल्का पेन होता हुआ नज़र आता है। बेस्ट पार्ट, नई डिज़ायर में आपको सनरूफ भी मिल जाती है।
जो कि इंडियन कार कस्टमर्स की फेवरेट चीज़ है। अब देखो, गाड़ी में फीचर्स तो लोड कर दिए हैं अच्छे खासे, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स की कमी महसूस होती है, जो कि मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट में कंपनी को देना चाहिए था। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है, और जो साउंड सिस्टम है वो और अच्छा खासा हो सकता था। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप दूसरी गाड़ियाँ देखेंगे तो उनमें आपको और ज़्यादा बेहतर साउंड सिस्टम मिल जाता है, जो कि इसमें नहीं मिल रहा। जैसा कि शुरुआत में बताया, डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो रियर सीट पर स्पेस आपको मिलता है वहाँ पर भी कोई बदलाव आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेग रूम में सेम वैसा ही आपको स्पेस देखने को मिलता है जैसा कि पहले मिल रहा था। हालांकि डिसेंट स्पेस है, और अंडरनीथ थाई सपोर्ट अगर आप सीट्स की बात करेंगे तो जो सीट्स का कुशनिंग है और जो उसकी चौड़ाई है वो थोड़ी सी पहले के मुकाबले मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ रही है। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया अंडरनीथ थाई सपोर्ट मिल जाता है। एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या है, जो शोल्डर रूम है वो भी पर्याप्त है। 3 लोग आप यहाँ पर आराम से बिठा सकते हैं, और 2 लोग अगर बैठेंगे तो उनके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और साथ ही बीच में आर्मरेस्ट मिल जाएगा, 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। लेकिन बीच में अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो उसके लिए अनकंफर्टेबल वाली अवस्था हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई भी हेडरेस्ट नहीं है, तो ऐसे में 2 एडल्ट और 1 छोटा बच्चा आप यहाँ बीच में बिठा सकते हैं। बाकी पीछे की तरफ 2 AC वेंट्स कंपनी ऑफर कर रही है। एंड बेस्ट पार्ट, एक टाइप A टाइप C USB पोर्ट मिल जाता है, छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं। स्टोरेज स्पेस की अगर हम बात करें तो रियर दरवाज़ों पर आपको जो स्टोरेज स्पेस है वो ठीक ठीक मिल जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस स्पेस को कंपनी थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिकल बना सकती है। बाकी बूट स्पेस भी आपको डिसेंट मिलता है। मुझे लगता है कि बूट स्पेस थोड़ा और ज़्यादा होता तो और ज़्यादा बेहतर होता। इस 4th जनरेशन मारुति डिज़ायर में सेम वही इंजन मिलता है जो कि आपने नई मारुति स्विफ्ट में देखा है। 3 सिलेंडर इंजन है ये 1.2 लीटर का, और 82 हॉर्स पावर एंड 111.7 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट करता है। मैं चला रहा हूँ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, तो मैं बात भी इसी की करूँगा। हालांकि मैनुअल के साथ आपको एक AMT का विकल्प भी देखने को मिलता है, और अगर आप इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ी देखते हैं ना, खासकर होंडा अमेज, तो उसमें आपको CVT मिल जाता है। AMT ठीक है, थोड़ा सस्ता ट्रांसमिशन होता है, लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन लोग ज़्यादा खरीदते हैं इस डिज़ायर के साथ। अब अगर आप डिज़ायर चलाते हैं तो 3 सिलेंडर इंजन है, नया इंजन है। भले ही ये माइलेज आपको थोड़ी ज़्यादा ऑफर कर देता है, लेकिन रिफाइनमेंट के मामले में ये थोड़ा सा आपको निराश करता है। लो स्पीड पर आपको इस गाड़ी के जो इंजन का ग्रंट है वो आपको देखने को मिलता है, एंड हाई स्पीड पर तो ऑब्वियस सी बात है इंजन से काफ़ी अच्छा खासा शोर देखने को मिल जाता है। और अगर आप मिड रेंज में इस गाड़ी को चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्वीट स्पॉट देखने को मिल जाता है। हालांकि इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो आपको हैप्पीली नेचर के साथ देखने को मिल जाता है। आप लो रेव से लेकर हाई रेव पर एकदम से स्विच करते हैं, गियर्स चेंज करते हैं, तो वहाँ पर इंजन भले ही थोड़ा सा शोर मचाता हुआ नज़र आता है, लेकिन आपको निराश नहीं करता अगर आप पावर में कंपेयर करते हैं। तो जो पावर है वो आपको डिसेंट मिल जाती है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। मैनुअल ट्रांसमिशन गियर की जो शिफ्टिंग है वो भी आपको काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाती है। एंड बेस्ट पार्ट तो ये है, जो क्लच का ट्रैवल है वो कम से कम आपको देखने को मिलता है, एंड आप हाफ क्लच में भी इस गाड़ी का जो गियर है वो चेंज कर सकते हैं। ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। एंड बेस्ट पार्ट, इस गाड़ी का जो माइलेज है वो तो अल्टीमेट है। वन लास्ट थिंग, इस गाड़ी का जो सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। छोटे मोटे गड्ढे से अगर आप लेके जाते हैं तो देखो पता तो आपको चलता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये गाड़ी उन अंडुलेशंस को, उन बम्प्स को काफ़ी अच्छे से टैकल करती हुई नजर आती है। अब आखिर में आते हैं अपने फैसले पर। नई मारुति डिज़ायर की कीमत शुरू होती है 6,84,000 रुपये से, जो कि जाती है 10,19,000 रुपये एक्स शोरूम तक। हमारे पास मैनुअल वाला टॉप एंड वेरिएंट है, AMT वाला नहीं है। तो जिस हिसाब से इस टॉप एंड वेरिएंट की कीमत है उस हिसाब से इस गाड़ी में फ़ीचर्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। इनफैक्ट जो इंजन है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। इंजन
3 सिलेंडर भले ही है, थोड़ा सा रिफाइनमेंट का इशू ज़रूर है, लेकिन जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली बात है, हाईवे पर भी इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो भी अनबिलीवेबल है। बेस्ट पार्ट, इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में जिस हिसाब से कंपनी ने बदलाव किए हैं, जिस हिसाब से कंफर्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है, राइड क्वालिटी अच्छी की है, उस हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है। मारुति डिज़ायर अपने सेगमेंट में इसलिए भी खास है क्योंकि मारुति की ये पहली ऐसी गाड़ी है जिसे ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। तो ऐसे में ये गाड़ी अब सेफ तो हो ही चुकी है, साथ ही साथ फीचर्स लोडेड भी है। अगर आप 7 लाख रुपए से लेकर 11 लाख रुपए तक की कीमत में एक ऐसी सेडान कार की तलाश कर रहे हैं जो कि आपको माइलेज भी अच्छा खासा दे, कंफर्ट भी ठीक ठाक दे और चलाने में भी आपको कोई दिक्कत ना दे, तो आप मारुति डिज़ायर को कंसीडर कर सकते हैं। ओवरऑल आप बताओ आपको कैसा लगा नई मारुति डिज़ायर का ये डिटेल्ड रिव्यू। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। पहली बार अगर इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।